हेलो गाइस, कैसे हैं आप। हम पढ़ते हैं हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। हम स्टार्ट की करी हुई है, तो हमने एक बड़े टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। हम अगला एक और टॉपिक हमने डिस्कस किया करेंगे आज। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट गाइस। तो हम पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया, हमने जेनेटिक इम्प्रिंटिंग के बारे में डिस्कस किया। उनके कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं जेनेटिक इम्प्रिंटिंग में, किस तरह से जीन्स जो है वो आते हैं, इनहेरिट होता है, वो इनएक्टिव हो जाता है जीन्स, तो उससे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। वो हमने पढ़ा prader willi सिंड्रोम, तो एंजलमैन सिंड्रोम। prader willi सिंड्रोम में पेरेंटल जो है वो क्रोमोसोम नंबर 15 जो है वो पेरेंटल उसकी इनहेरिटेंस होती है क्रोमोसोम्स नंबर 15 की। तो डिलीटेड क्रोमोसोम नंबर 15 की इनहेरिटेंस जब मेटरनल साइड से हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एंजलमैन सिंड्रोम। अब उसके बाद हम बात करते हैं यूनिटाइसोमी। इसमें क्या होता है कि एक ही पेरेंट से हमें दो जीन्स आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं बैक। दो तरह के हैं इसमें, बैक वाइडमैन सिंड्रोम, और दूसरा है सिल्वर रसेल सिल्वर सिल्वर सिंड्रोम। सिंड्रोम। पहला है पहला है बैक बैक विथ विथ वाइडमैन वाइड सिंड्रोम, सिंड्रोम, बैक बैक विथ विथ वाइडमैन वाइडमैन सिंड्रोम। सिंड्रोम। दूसरा है दूसरा है रसेल रसेल सिल्वर सिल्वर सिंड्रोम, सिंड्रोम, बैक बैक विथ विथ वाइडमैन वाइडमैन सिंड्रोम, सिंड्रोम, रसेल रसेल सिल्वर सिल्वर सिंड्रोम। सिंड्रोम। ओके, ओके, तो तो हम हम इसमें इसमें क्या क्या करते करते हैं, हैं, हमने हमने हिस्टोन मॉडिफिकेशन की, हमने मिथाइलेशन की। हम मिथाइल ग्रुप को डीएनए के साथ लगा देते हैं, तो डीएनए जो है वो क्या होता है, वो प्रोटीन को कोडिफिकेशन नहीं देता, कोडिफिकेशन ही नहीं करता, इंस्ट्रक्शन ही नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है, तो दूसरा हमें हिस्टोन में क्या होता है कि हम जो हिस्टोन जो है वो प्रोटीन है न्यूक्लियस के अंदर, तो डीएनए जो है रैपअप हो जाता है, मिथाइल ग्रुप हम अटैच करते हैं, तो रैपअप हो जाता है, तो वो इनएक्टिव हो जाता है। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया जेनेटिक इम्प्रिंटिंग। जेनेटिक इम्प्रिंटिंग में क्या होता है कि जीन्स आपको पता ही है, मिटोसिस होती है, मायोसिस होती है, सेल का एरर जब हो जाता है, सेल डिवीजन में एरर आ जाता है, चांस की वजह से होता है। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू ए चांस, माइटोसिस में, मायोसिस में। इसके बाद हम बात करते हैं जेनेटिक स्क्रीनिंग। जेनेटिक स्क्रीनिंग हमने डिस्कस करते हैं, तो हमने जेनेटिक इम्प्रिंट्स के बारे में पढ़ा। हमने ऑटोसोमल एबरेशंस हमने पढ़ी, इसमें हमने पढ़ा डाउन सिंड्रोम को डिस्कस किया, एडवांस सिंड्रोम को डिस्कस किया, पटाउ सिंड्रोम को डिस्कस किया, हमने 3 जैड सिंड्रोम को डिस्कस किया। तो किस तरह से आपको जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स देखने को मिलता है, पार्शियल ट्राइसोमी भी होती है, मोसाइक ट्राइसोमी भी होती है। इसमें कुछ सेल्स में आपको ट्राइसोमी देखने को मिलेगी, ट्राइसोमी 21 में देखने को मिलेगी, ट्राइसोमी 18 में देखने को मिलती है, ट्राइसोमी 13 देखने को मिलती है। तो इन सब चीज़ों से आपको अलग अलग डिसऑर्डर से एसोसिएटेड है, बॉडी में अलग अलग आपको डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, मेंटल रिटार्डेशन, फिजिकल रिटार्डेशन, हार्ट डिफेक्ट्स, किडनी डिफेक्ट्स, है ना, तो स्लो स्लो ग्रोथ, ग्रोथ, है है ना। ना। तो तो ये ये आपको आपको ऑटोसोमल ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और ट्रीटमेंट भी करते हैं, मेडिकल क्लिनिकल क्लिनिकल स्कैनिंग स्कैनिंग होती है, होती है, कहीं कहीं हिस्टो हिस्टो थायराइड थायराइड एनालिसिस एनालिसिस करते हैं, करते हैं, ब्लड ब्लड सैंपल सैंपल लेते लेते हैं, हैं, तो तो डिसऑर्डर्स डिसऑर्डर्स को को आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करने की करने की कोशिश कोशिश करते हैं, करते हैं, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट करते करते हैं, हैं, उसके उसके बाद बाद सर्जरी सर्जरी करते करते हैं। हैं। तो है ना, कुछ डिसीज इनहेरिट भी होती हैं, कुछ इनहेरिट होती हैं, कुछ डिसऑर्डर्स इनहेरिट नहीं होते हैं, है ना। तो कुछ सर्वाइव कर पाते हैं चिल्ड्रन, कुछ नहीं कर पाते हैं। हमें कुछ में हम उनको इंटेलिजेंस लेवल उनका बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको फिजिकली अनएबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो डिफरेंट पेरेंटल केयर उनको प्रोवाइड की जाती है ना, क्लिनिकल केयर उनको प्रोवाइड की जाती है। तो जेनेटिक स्क्रीनिंग आपने देखा, तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नया टॉपिक जेनेटिक स्क्रीनिंग। अब जेनेटिक स्क्रीनिंग हम क्या करते हैं, जेनेटिक स्क्रीनिंग में स्क्रीनिंग में पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में क्या है, बहुत बहुत सारे सारे लोग रह लोग रहे रह हैं रहे हैं अलग अलग अलग। अलग, तो तो उनके उनके हम हम जेनेटिक जेनेटिक डिसीज डिसीज को को हम हम जब जब हम हम पॉपुलेशन पॉपुलेशन में में से से सब सब ग्रुप ग्रुप को को लेते लेते हैं, हैं, तो हम देखते हैं कि उनके अंदर जो डिसीज है वो उन्हें कितनी वो पोटेंशियलिटी है डिसीज की कि वो आगे ऑफस्प्रिंग में जाए। तो हम इसीलिए जेनेटिक डिसीज में हम टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक डिसीज की हम टेस्टिंग की जाती है। तो अब इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद होता है कि हम उनको थेरेपीज प्रोवाइड कर सकें, हम उनको ट्रीटमेंट कर सकें। प्रिवेंटिव मेडिसिन का भी, मॉडर्न प्रिवेंटिंग मेडिसिन का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो सच स्क्रीनिंग से क्या होता है, तो उसके जो जेनेटिक डिसीज़ के जो इफेक्ट होते हैं, डिजास्टर डेवास्टेटिंग इफेक्ट होता है, वो कम हो जाते हैं। ओके, हम उन पर्सनस को आइडेंटिफाई करते हैं जो जिसके जीनोटाइप जो है प्लेस करते हैं, और उनके ऑफस्प्रिंग जो है वो जीनोटाइप जो है वो प्लेस है
और उनके ऑफस्प्रिंग जो है वो रिस्क पे हों। तो जेनेटिक स्क्रीनिंग क्या है बेसिकली, किन किन चीज़ों के लिए हमें देखने को करते हैं। जैसे अब कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे अबनॉर्मल क्रोमोसोमल, जैसे सेक्स हो गया, अबनॉर्मल क्रोमोसोमल ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, है ना, अर्ली ऑनसेट कंडीशन जैसे सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फिब्रोसिस आपको देखने को मिलता है। लेट कई बार ऑनसेट हो जाता है। हंटिंगटन्स डिसीज़ आपने देखी कहाँ पे स्टडी की, जब आप वो डिस्कस कर रहे थे जो जब हम मेथड्स या प्रिंसिपल्स हम जेनेटिक्स के डिस्कस कर रहे थे। हंटिंगटन्स डिसीज़ है ना, तो हाइपर कोलेस्ट्रॉल है, जो सिकल सेल है, हंटिंगटन्स डिसीज़ है, तो इनकी जेनेटिक स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग करने के बाद डिसीज़ का पता चल जाता है, डिसीज़ कैसे वो आगे स्प्रेड हो सकती है। हम लोगों को बुलाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, और हम कई बार उनको जीन थेरेपी भी प्रोवाइड की जाती है। तो अब किसकी की जाएंगी स्क्रीनिंग, अब जिनमें कुछ सिम्टम्स नज़र आते होंगे, है ना, आपको देखने को मिलता है सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल, हंटिंगटन्स डिसीज़, है ना, तो पॉलीसैच हो गया, है ना, तो अब इनमें देखना पड़ता है कि किस तरह से पर्पस हमें करना क्या है, सिम्टम्स को करते हैं। तो अब एक पार्टनर जो है हो सकता है सफरर हो, कैरियर हो, तो अदर पार्टनर को एडवाइस किया जाता है कि आपके बच्चों में जो डिसीज़ होएगी या नहीं होएगी। ओके, तो इसलिए टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग, हम जेनेटिक स्क्रीनिंग करते हैं, है ना, तो हम प्री सिम्टोमेटिक डिसीज करते हैं। ठीक है, अब प्री सिम्टोमेटिक होता है सिम्टम से पहले, तो हम ये उनके लिए करते हैं जहाँ उन फैमिली हिस्ट्रीज में जिनकी फैमिली हिस्ट्री कैसी हो, इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हो, डोमिनेंटली इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हो जिनमें, उनमें किया जाता है। जैसे हंटिंगटन्स डिसीज, ब्रेस्ट कैंसर, है ना, तो ये चीज़ें जो हैं ये प्री सिम्टोमेटिक स्क्रीनिंग की जाती है। प्री सिम्टोमेटिक स्क्रीनिंग की जाती है, सिम्टोमेटिक स्क्रीनिंग की जाती है, करियर स्क्रीनिंग की जाती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग हम देखने को मिलती हैं। ओके, पेरेंटल स्क्रीनिंग की जाती है, न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग की जाती है, फोरेंसिक स्क्रीनिंग की जाती है, ससेप्टिबिलिटी स्क्रीनिंग की जाती है। तो बड़े सारे एथिकल कंसर्न्स हैं जेनेटिक्स में, है ना, तो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो आपको मेंटेन करके रखनी पड़ती है। पब्लिक में नहीं बताना है कि इनको ये डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है ना। तो अब कोई जेनेटिक स्क्रीनिंग कर रहे हो तो उसके लिए इन्फॉर्म कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है पेशेंट का, है ना, और कोई साइकोलॉजिकल हार्म नहीं प्रोवाइड होना चाहिए। तो एथिकल कंसर्न्स है, कोई उनको वो अपने डीमोटिवेट फील ना करे, सिम्टोमेटिक साइकोलॉजिकल हार्म ना उनको हो, है ना, तो हमें कॉन्फिडेंशियलिटी भी फैमिलीज में मेंटेन करके रखनी होती है। ओके, तो प्रॉज एंड कॉन्स हैं दोनों के। तो अब क्या है कि क्या जेनेटिक स्क्रीनिंग एथिकल है, नहीं एथिकल है। अब जिसको है जे, या जिसके पेरेंट्स में जे है दिक्कत, या जिसके ऑफस्प्रिंग में आ सकती है, तो उसको जेनेटिक स्क्रीनिंग की जाती है। तो एथिकल के स्टडीज को यूज करते हैं, है का। तो और लीगली साउंड सॉल्यूशंस जो है वो मॉरली और जो लीगली सॉल्यूशंस होंगे कि जेनेटिक स्क्रीनिंग, या आपको एथिक्स में भी हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से हम जो है एथिकली हम जेनेटिक स्क्रीनिंग कैसे, कहाँ पे हम अनएथिकल हो जाते हैं, कहाँ पे हमें एथिक्स कैसे मेंटेन करके रखने हैं, हमें मोरालिटी को कैसे मेंटेन करके रखना है। ओके तो अब इसमें केस स्टडीज, अब देखिए न्यू बॉर्न की स्क्रीनिंग हमें कर सकते हैं, है ना, हमें पेरेंटल स्क्रीनिंग हम कर सकते हैं, हमें फोरेंसिक स्क्रीनिंग हम कर सकते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है, जेनेटिक टेस्टिंग हो जाती है, पहले जेनेटिक स्क्रीनिंग की जाती है, जो जिनमें सिम्टम्स हैं होते हैं उनकी टेस्टिंग भी कर सकते हैं। अब कुछ पर्टिकुलर सब ग्रुप की जाती है जेनेटिक स्क्रीनिंग, टेस्टिंग एक इंडिविजुअल की जाएगी। ओके, पर जेनेटिक काउंसलिंग हम देते हैं उनको, हम उनको करते हैं कि कैसे आपने इसको डिसीज़ को हैंडल करना है, कॉपी कैसे करना है, उनको साइकोलॉजिकली सपोर्ट किया जाता है ना, तो उनके रिप्रोडक्टिव इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, अगर वो बच्चा पैदा करते हैं तो उनको क्या है ना उनको बताया जाता है। तो अब अमेरिकन सोसाइटी है एक ह्यूमन जेनेटिक्स की, तो उन्होंने डिफाइन किया है जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है। जेनेटिक काउंसलिंग बेसिकली हम क्या करते हैं, बताते हैं, बोलते हैं मुंह से, ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है।
जिसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन प्रॉब्लम्स जो एसोसिएटेड होती हैं और which deals with the human problem associated with the risk of occurrence of genetic disorder in a family. तो रिस्क का होना, रिस्क ऑफ अकरेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इन ए फैमिली से उनको क्या ह्यूमन प्रॉब्लम्स कौन सी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी होती है जब वो किसी जेनेटिक डिसऑर्डर से जूझ रहे होते हैं, जहाँ उनको रिस्क होता है, उसको हम बोलते हैं उनको हम जेनेटिक काउंसलिंग से उनकी हम कम्युनिकेशन प्रोसेस करते हैं। ह्यूमन सोसाइटी ऑफ जेनेटिक ह्यूमन जेनेटिक्स, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। ओके, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद अब इसमें हम फैमिली पेडिग्री में हम क्या करते हैं, फैमिली पेडिग्री हम स्टडी करते हैं। हमने देखा तो फैमिली पेडिग्री स्टडी करते हैं कि, है ना, तो उसमें हमें पता चलता है कि फैमिली जेनेटिक मेकअप हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि लाइकलीहुड क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। तो जेनेटिक काउंसलिंग का रोल क्या होता है, वही रोल होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, ठीक है, रिस्क को मिनिमाइज करना होता है ना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट कराना होता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है ना, क्या हमें उनको सपोर्ट ग्रुप्स करते हैं, है ना, इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है। बड़े सारे काउंसलिंग काम होते हैं जेनेटिक काउंसलिंग के। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं। इससे क्या होता है कि समझदार बन जाते हैं जो पेशेंट्स होते हैं, है ना, जिनमें साउंडर सिंड्रोम हो, सिस्टिक फिब्रोसिस हो, टाई सच डिसीज़ हो, सिकल सेल एनीमिया हो, बेटर पीस ऑफ माइंड लाने में वो सहयोग करते हैं। अर्ली इंटरवेंशन का काम होता है कि पहले ही एडवांस में ही प्री सिम्टोमेटिक टेस्टिंग करके बता दिया जाता है ना। डिसीजन मेकिंग की वैसे कैसे किस तरह से टेस्टिंग आप ले सकते हो, कैसे आप कर सकते हो। जीन थेरेपी क्या है, जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, जीन्स को हम ऑल्टर करते हैं, नया जीन्स हम जो है वो क्रोमोसोम्स में इंट्रोड्यूस कर देते हैं ताकि ट्रीट कम कर सकते हैं, स्टॉप हम कर सकते हैं। अब जीन थेरेपी और तो जीन थेरेपी बेसिकली हम डिसीज करते हैं, बड़े सारे डिसीजेस को, तो हम डिसऑर्डर्स को क्योर करते हैं, हम कैंसर को करते हैं, हम हार्ट डिजीज़ को क्योर करते हैं, हम सिस्टिक फिब्रोसिस को ड्यूस करते हैं, हेमोफीलिया को एड्स को करते हैं, है ना, ट्रीट करते हैं, डायबिटीज़ को ट्रीट करते हैं। ओके, तो जीन थेरेपी हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक किया जाता है ना, इससे हमें ट्रीट करते हैं डिसीज़ को या प्रिवेंट करते हैं डिसीज़ को। पेशेंट्स के सेल्स में के अंदर जीन का किया जाता है, कैसे, ड्रग्स का यूज़ नहीं करते, वो सर्जरी का यूज़ नहीं करते, लेकिन वो जीन को इंसर्ट कर देते हैं सेल के अंदर, ठीक है। तो ये होता है जीन को हम हेल्दी जीन, अब सेल के अंदर डिफेक्टिव जीन होगा, उसी सेल के हम हेल्दी जीन इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो सेल की जो फंक्शनिंग, नॉर्मल फंक्शनिंग की तरह वो बिहेव करता है, ठीक है। तो जर्म लाइन जीन थेरेपी होती है। उसके बाद सोमैटिक सेल थेरेपी होती है। सोमैटिक सेल में क्या होता है, जीन थेरेपी दी जाती है, एम्ब्रॉय में भी जीन थेरेपी दी जाती है। तो पहले ही एम्ब्रॉय में भी जर्म लाइन जीन थेरेपी में एम्ब्रॉयज में ही जीन थेरेपी दी जाती है, और जो दूसरा है सोमैटिक जीन थेरेपी में क्या होता है कि एम्ब्रॉय के बाद जब ह्यूमन डेवलप हो जाता है फिर उसको जीन थेरेपी दी जाती है। तो ये फ़र्क है इसमें। जीन थेरेपी में सारे के सारे सेल्स टारगेट हो जाते हैं, तो लेकिन सोमैटिक सेल जीन थेरेपी में, सेक्स जीन थेरेपी में, सोमैटिक जीन थेरेपी में, इसमें हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सोमैटिक सेल्स को ही टारगेट करते हैं, नॉट जर्मलाइन सेल, ठीक है। हम इसमें आपका होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है ना, हमें वेक्टर क्या है और हमारी टारगेट साइट क्या होगी, जो आपने डिस्कस करना है। तो जीन थेरेपी जो है इन विवो जीन थेरेपी होती है और एक्स विवो जीन थेरेपी होती है। तो एक्स विवो जीन थेरेपी क्या होती है जी, हम क्या करते हैं, लैब में परफॉर्म करते हैं बॉडी के आउटसाइड। तो इन विवो जीन थेरेपी हम बॉडी के अंदर ही इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जीन थेरेपी से हम सिकल सेल डिसीज भी करते हैं क्योर। एक्स विवो है, नॉन विवो है ना, इसमें हमें क्या मिलता है, वेक्टर होता है
आप एक जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है और हमें टारगेट साइट होती है, जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है और एक वेक्टर होता है। वेक्टर, जीन ऑफ इंटरेस्ट और एक टारगेट साइट, 3 कंपोनेंट्स होते हैं जीन थेरेपी के। एथिकल इश्यूज क्या क्या है एसोसिएटेड, है ना, वो आपने देखना है ना। तो अब एथिक जीन थेरेपी कितनी लाभदायक होगी, कितनी नुकसानदायक होगी, ये एक एथिकल इशू है ना। तो कौन से ट्रेड्स नॉर्मल है, कौन से ट्रेड्स अबनॉर्मल है, ये कौन डिसाइड करेगा। अब हाई कॉस्ट है जीन थेरेपी की, तो अफोर्डेबल नहीं है, ये भी एथिकल, कॉस्ट एक एथिकल इशू है। किस को आप डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखोगे, वो एक एथिकल इशू है। गुड कितना है, बेनिफिशियल कितना है, वो एक एथिकल इशू है। अब क्या होता है कि क्या जीन थेरेपी लेनी चाहिए हाइट को बढ़ाने के लिए, इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, एथलेटिक मोबिलिटी को बढ़ानी चाहिए, ठीक है। तो अब जीन थेरेपी जो है, तो हम ट्रीट कर रहे हैं बॉडी के सेल्स को, बोन मैरो सेल्स को, ब्लड सेल्स, ठीक है। तो जीन थेरेपी जो है वो पास ऑन नहीं कर सकती पर्सन के चाइल्ड में। तो जीन थेरेपी हम सोमैटिक सेल्स में कर सकते हैं, एग सेल में कर सकते हैं, जर्म सेल में कर सकते हैं, ठीक है। हाउएवर विच वुड अलाउ द इंसर्टेड जीन टू बी पास टू फ्यूचर जनरेशन, दिस अप्रोच इज नोन एज जर्म लाइन जीन थेरेपी, ठीक है। तो अब जर्म लाइन जीन थेरेपी का आइडिया, इसमें पर्सनस में भी जीन जो है वो थेरेपी जो है वो इंसर्टेड जीन जो है वो पास ऑन हो जाता है ऑफ स्क्रीन में। ये एक बड़े सारे एथिकल इश्यूज हैं, रिस्क भी हैं इसमें। अब जीन्स जो है वो डायरेक्टली आप इंसर्ट नहीं कर सकते सेल्स में, ठीक है। तो इसको आपको एक करियर होता है, वेक्टर होता है, जिसके ज़रिए आप टारगेट साइट को आप टारगेट करते हो, है ना। तो अब क्या होता है, वायरसेस होते हैं दूसरी, है ना। तो क्योंकि वो सेल्स को रिकॉग्नाइज कर देते हैं और जेनेटिक मटेरियल वायरस कैरी करता है सेल तक, ठीक है। अनवांटेड हो सकता है इम्यून सिस्टम आपका रिएक्ट कर जाए, रिएक्शन, रॉन्ग सेल्स आपका टारगेट हो जाए, है ना। इन्फेक्शन हो सकती है वायरस से, ट्यूमर हो सकता है, बड़े सारे जो हैं चीज़ें आपने देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब mRNA वैक्सीन क्या होती हैं। mRNA वैक्सीन हेल्प द बॉडी टू फाइट फॉरेन इन्वेडर्स। mRNA क्या होता है कि जो फॉरेन बॉडी के अंदर जब वायरस आ जाता है या फिर बैक्टीरिया आ जाता है, पैथोजेंस, फॉरेन इन्वेडर्स आ जाते हैं, तो उसको बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है वैक्सीन के जरिए, इन्फेक्शन प्रिवेंट, इसको हम बोलते हैं mRNA वैक्सीन, ठीक है, mRNA। तो ये mRNA वैक्सीन जैसे कोविड-19 की जो वैक्सीन हैं, वो कौन सी वैक्सीन है, वो mRNA वैक्सीन है, ठीक है। ये पैथोजेंस, वायरस आने पे, बैक्टीरिया आने पे हम इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करते हैं, ओके। तो अब आज जितनी भी वैक्सीन हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, mRNA वैक्सीन को अथोराइजेशन चाहिए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की अथोराइजेशन चाहिए, इससे पहले वो यूज़ कर सकें, ठीक है। अब आप किस तरह से ये वर्क करते हैं वो भी मैंने आपको डिस्कस किया। अब बेसिकली इन विट्रो, एक्स विट्रो सिस्टम्स हैं करने के लिए डिसीज़ को, तो अपने इनके एडवांटेजेस हैं, कॉस्ट है, इन्फेक्शन का डर है ना। तो रॉन्ग सेल्स को टारगेट ना कर ले वो, है ना। तो इसके लिए और रिसर्च करने की ज़रूरत है, और मैकेनिज़्म डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि सक्सेसफुल डिलीवरी हो जाए, तो ताकि टारगेटिंग हो जाए, प्रॉपर टारगेटिंग हो जाए, इंट्रासेलुलर डिलीवरी, लॉन्ग टाइम एक्सप्रेशन हो जाए, टॉक्सिसिटी, साइड इफेक्ट जो है वो बॉडी के अंदर उसको हम कर सकें, ओके। तो ये चीज़ है। अब जीन एडिटिंग करना और जीन थेरेपी करना, ये अलग दो वाक्य हैं। हम क्या करते हैं, जो म्यूटेड जीन एडिटिंग में हम क्या करते हैं, हम म्यूटेड जीन को हम
रिमूव करते हैं, रिप्लेस करते हैं एट द डीएनए लेवल, ठीक है। तो जीन थेरेपी में हम हेल्थी जीन को, हम म्यूटेशन को कम करते हैं, क्योंकि हम हेल्थी जीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, हेल्थी वर्जन जीन। एंड तो जो डिजीज होता है, डिजीज रिलेटेड जीन जो होता है वो भी जीनोम में ही रहता है, वो रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हेल्थी जीन जो है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं जीन थेरेपी में। जीन एडिटिंग में हम क्या करते हैं, जीन को, म्यूटेटेड जीन को ही रिमूव कर देते हैं और उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये फ़र्क है जीन थेरेपी में और जीन एडिटिंग में, ठीक है। और अब हम उसके बाद पढ़ेंगे ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग क्या होती है। हमने जेनेटिक इम्प्रिंटिंग पढ़ी, जेनेटिक स्क्रीनिंग पढ़ी, जेनेटिक काउंसलिंग हमने डिस्कस कर दिया। अब डीएनए प्रोफाइलिंग हम पढ़ेंगे। ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग क्या चीज़ है, ओके। तो हम बात करते हैं ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग की। तो ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग क्या होता है कि हम 99.9% जो है ना ह्यूमन डीएनए जो होता है, जो डीएनए का जो सीक्वेंस होता है वो सेम होता है एवरी पर्सन में, ठीक है। तो इनफ ऑफ द डीएनए इज डिफरेंट टू डिस्टिंग्विश one individual from the another individual unless they are monozygotic twins। तो डीएनए प्रोफाइलिंग का कॉन्सेप्ट जो था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, सर एलेक जेफरी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाइकस्टर के थे, लाइकस्टर के थे वो प्रोफेसर थे, सर एलेक जेफरी, ALEC, एलेक जेफरी, JEFFI, जैक एलेक जेफरी। ग्रेगोर मेंडल हो गए, है ना, प्राडर-विली सिंड्रोम हो गया, बैकवर्थ-वेडमान सिंड्रोम हो गया, सिल्वर एंजल सिंड्रोम हो गया, रशल सिल्वर सिंड्रोम हो गया, है ना। तो ये हम चीज़ें, रसेल सिल्वर सिंड्रोम हमने पढ़ा, प्राडर-विली सिंड्रोम, एंजल मैन सिंड्रोम हमने पढ़ा। तो बेसिकली डीएनए प्रोफाइलिंग में हम क्या करते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग क्या है, 99.9% डीएनए सीक्वेंस सिमिलर होता है। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंट्रोड्यूस की थी एलेक जेफरी ने, ठीक है, याद रखना है। तो डीएनए प्रोफाइलिंग हम कहाँ पे, डीएनए प्रोफाइलिंग क्या होता है, रिपीटेटिव सीक्वेंस का इस्तेमाल करता है दैट आर हाईली वेरिएबल, कॉल वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, पर्टिकुलरली शॉर्ट टर्म टैंडम रिपीट। तो वेरिएबल रिपीटेटिव सीक्वेंस का यूज़ करता है, वेरिएबल टैंडम रिपीट, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, स्पेशली शॉर्ट रैंडम टैंडम रिपीट्स को इस्तेमाल करता है। तो वेरी शॉर्ट, वेरी VN मीन वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट जो है लॉकी आर वेरी सिमिलर बिटवीन क्लोजली रिलेटेड ह्यूमन। जो क्लोजली रिलेटेड जो ह्यूमन्स होते हैं, रिश्तेदार जो होते हैं, किन्स होते हैं, उनमें आपको वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट आपको देखने को मिलेगा। तो अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स में सेम आपको वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट देखने को नहीं मिलेगा। तो उसका सीक्वेंस को स्टडी करते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग में। तो हम एक तो लीगल कोर्ट में हम एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें इस्तेमाल किया जाता है, सस्पेक्ट्स को हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इस्तेमाल किया जाता है, पेरेंटेज टेस्टिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। तो पॉपुलेशन, प्लांट पॉपुलेशन, एनिमल पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए भी हम डीएनए प्रोफाइलिंग हम करते हैं, ओके। तो उसके बाद आगे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो कॉन्सेप्ट जब दिया था सर एलेक जेफरी ने दिया था, ठीक है। तो इसने कहा कि वेरिएशंस होती हैं ह्यूमन डीएनए में, तो मिनी सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या करती है, मिनी सैटेलाइट्स वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट को, ये उसका सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। मिनी सैटेलाइट्स जो होती हैं तो एक पैटर्न को स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो प्रोबेबिलिटी दैट आर नॉट आइडेंटिकल ट्विन्स इज़ वेरी स्मॉल, कि प्रोबेबिलिटी की होगी कि दोनों बंदों का सेम डीएनए होगा, वो प्रोबेबिलिटी जो है वो बड़ी ही रेयर होती है अगर आइडेंटिकल ट्विन्स नहीं है। सो जस्ट लाइक योर एक्चुअल फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट भी एक बेसिकली समथिंग वी आर बॉर्न विद।
तो ये यूनिक होता है। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंट भी, जैसे हमारा फिंगरप्रिंट होता है एक्चुअल फिंगरप्रिंट, तो डीएनए फिंगरप्रिंट भी हमारा डिफरेंट होता है। ओके, तो रिपीट्स आप देखोगे, पार्टिसिपेंट 1 का शॉर्ट टर्म टैंडम रिपीट्स आप देखोगे, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स आप देखोगे, तो उससे पता चलता है कि डीएनए सीक्वेंस देखते हैं तो पता चलता है कि डीएनए सेम है या नहीं सेम है। ठीक है, तो मिनी सैटेलाइट्स को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स को हम देखते हैं। तो ये रिपीट होते हैं, है ना। किसी में आपको देखने को मिलेगा 4 टाइम्स रिपीट हुआ, किसी में आपको देखने को मिलेगा 8 टाइम्स रिपीट हुआ, फिर 20 टाइम्स रिपीट हुआ, है ना। माइक्रो सैटेलाइट्स होती हैं, मिनो सैटेलाइट्स होती हैं, है ना। तो इसमें आपको बेसिस देखने को मिलते हैं। तो आप डीएनए प्रोफाइलिंग आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टर्म टैंडम शॉर्ट टर्म रिपीट्स आपको देखने को मिलेंगे, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स देखने को मिलेंगे। तो ये क्या होता है, नॉन कोडिंग डीएनए होता है। ठीक है, अभी हम आगे हम देखेंगे कोडिंग डीएनए और नॉन कोडिंग डीएनए क्या होता है। तो डीएनए जो है इन द जीनोम कंटेनिंग फॉर वो कोडिंग जो कि प्रोटीन की इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। तो दूसरे जो डीएनए होते हैं जो कि प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं। तो सिर्फ ये 1% ही होता है ह्यूमन जीनोम का, 99% जो होता है ह्यूमन जीनोम का नॉन कोडिंग डीएनए होता है। इसमें एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें नॉन कोडिंग आरएनए होता है, इसमें जीन्स आरएनए जीन्स होती हैं, नॉन कोडिंग आरएनए जीन्स होती हैं। इसमें रिपीटिंग सीक्वेंस होते हैं, शॉर्ट टर्म टैंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, टेलोमर्स होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए नॉन कोडिंग डीएनए का काम करता है। अब ये फंक्शनिंग में, सेल की फंक्शनिंग में को मॉनिटर करता है, रेगुलेशन को मॉनिटर करता है। नॉन कोडिंग जो है ना, ये जीन्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। आपने समझ लिया नॉन कोडिंग डीएनए क्या है और कोडिंग डीएनए क्या है। तो जो शॉर्ट टर्म टैंडम रिपीट्स है वो नॉन कोडिंग डीएनए है, दैट इज नॉन कोडिंग डीएनए। ओके, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, जीन मैपिंग क्या है। अब जीन मैपिंग आप क्या करोगे, जीन स्क्रीनिंग आपने की, जेनेटिक काउंसलिंग की आपने, है ना। आपने जेनेटिक स्क्रीनिंग की, काउंसलिंग की, जेनेटिक थेरेपी पढ़ा आपने, है ना। तो उसमें mRNA क्या चीज़ है ना, वो हमने पढ़ा। जीन थेरेपी वर्सेस जीन एडिटिंग क्या है, ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग क्या है ना, डीएनए प्रोफाइलिंग क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। तो जीन मैपिंग में हम क्या करते हैं कि जीन्स के दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो हम उसका मैप बनाते हैं। मैप में हमें क्या करते हैं, जैसे हम मैप बनाते हैं पॉलिटिकल मैप, तो हम बताते हैं ना कि एक प्लेस का डिस्टेंस दूसरी प्लेस से कितना है। तो जेनेटिक मैपिंग भी वही है, इसमें हम जीन्स के बीच की जो लोकेशन है वो आइडेंटिफाई करते हैं, लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं और डिस्टेंस क्या है इन क्रोमोसोम्स के बीच में वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो जितने ज़्यादा क्लोजर होंगे तो इसका मतलब वो जीन्स उतने ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि वो इनहेरिट किए जाएंगे। ओके, आप जीनोम मैपिंग क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पार्ट है जीन मैपिंग करना। तो जेनेटिक मैपिंग टेक्निक जो है वो फिजिकल मैपिंग मेथड से डिफरेंट है। ओके, तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं, एप्लीकेशन क्या है कि हम जीन्स की जब स्टडी करते हैं तो हम ट्रेड का पता लगाते हैं, है ना। आप कौन सा एनिमल्स में मिल्क प्रोड्यूसिंग जीन है उसकी मैपिंग करते हैं, कौन सा ऐसा जीन है जो कि डिसीज काज कर रहा है। कैंसर जीन्स को हम इसका आइडेंटिफाई करने में हेल्प होता है जीन मैपिंग का। हम डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करते हैं
जीन मैपिंग से। तो कंक्लूजन से क्या हुआ कि डीएनए सीक्वेंस से हम क्या पता लगा पाए हैं कि 20,000 जीन्स होते हैं। तो जीनोम प्रोजेक्ट जो था वो कंप्लीट हुआ था 2023 में। तो इंटायर जीनोम जो था हमारे जीन्स को स्टडी किया था उसने, ठीक है। तो डिसीज कासिंग जीन्स को हमने स्टडी किया। तो डिफरेंट टाइप्स हैं जीन मैपिंग के। देयर आर 2 डिफरेंट जनरल टाइप्स ऑफ जीन मैपिंग, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक मैपिंग एंड फिजिकल मैपिंग। जेनेटिक मैपिंग क्या है और फिजिकल मैपिंग क्या है? जेनेटिक मैपिंग में हमें पता है कि जीन्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, क्रोमोसोम्स के बीच में क्या डिस्टेंस है। फिजिकल मैपिंग के में क्या है कि फिजिकल डिस्टेंस कितना है डीएनए सीक्वेंस में इंक्लूडिंग जीन्स। तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं। तो जेनेटिक मैपिंग की जाती है, फिजिकल मैपिंग की जाती है। अब फिजिकल मैपिंग के लिए 3 टेक्निकें हैं। इसमें हम क्या करते हैं, फिश का लगाते हैं फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, सीक्वेंस टैग्ड साइट STS। तो फिजिकल मैपिंग में हम क्या करते हैं, हम सीक्वेंस को भी स्टडी करते हैं। जो डीएनए का सीक्वेंस होता है वो भी स्टडी करते हैं। और किस तरह से वो बेस पेयर्स कैसे होती है सीक्वेंस, वो भी हम बेस पेयर्स की सीक्वेंस को भी स्टडी करते हैं। तो इसके आप नाम याद कर लीजिए, सीक्वेंस टैग्ड साइट STS मैपिंग करते हैं, फिश इन सिटू फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, सीक्वेंस टैग्ड साइट्स का इस्तेमाल करते हैं, रेस्ट्रिक्टिव मैपिंग का रिस्ट्रिक्शन मैपिंग का इस्तेमाल करते हैं। हम फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। हम सीक्वेंस टैग्ड साइट, सीक्वेंस जो टैग्ड साइट्स हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो फिजिकल मैपिंग हम कर रहे हैं। तो रेस्ट्रिक्शन मैपिंग, फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। सीक्वेंस टैग्ड साइट STS का इस्तेमाल हम करते हैं, है ना। तो हम इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फिंगरप्रिंटिंग, तो जीनोम को हम फ्रैगमेंट्स में हम करते हैं उसको डिवाइड। तो हम डीएनए की कॉपीज को हम क्या करते हैं, कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। लैब इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम डीएनए को स्प्लिट करते हैं। तो हमें बैंड पैटर्न देखने को मिलते हैं, जिससे हमें फिंगरप्रिंट मैप हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद जीन सीक्वेंसिंग क्या है। जीन सीक्वेंसिंग में हम देखते हैं कि जो बेसिस का सीक्वेंस है वो क्या है, ठीक है। जीन मैपिंग में हम देखते हैं कि क्रोमोसोम्स लोकेशन देखते हैं जीन्स की, डिस्टेंस क्या है जीन्स का। और जीन सीक्वेंसिंग में हम देखते हैं कि बेसिस क्या है, बेसिस का सीक्वेंस क्या है डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर, जीन सीक्वेंसिंग की जाती है। तो जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं, या सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर भी बोलते हैं, या फिर न्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम स्टडी करते हैं। उसको हम बोलते हैं जीन सीक्वेंसिंग, जीन मैपिंग। एक चीप मेथड है जीन मैपिंग, जीन सीक्वेंसिंग जो है एक्सपेंसिव मेथड है दोनों में, ओके। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का डिस्कस करते हैं, जो हमारे जो नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है। तो नेशनल ह्यूमन जीनोम
रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो ये ह्यूमन जीनोम का हाई क्वालिटी वर्जन सीक्वेंस है, तो जो कि फ्रीली अवेलेबल है पब्लिक डेटाबेस में। तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हुआ था 2003 में, ठीक है। तो अब एक पर्सन का नहीं है, तो ये बहुत सारे लोगों का डीएनए सीक्वेंस को स्टडी किया है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हुई है, तो ताकि ये रिप्रेजेंटेटिव बन जाए। तो इंश्योर एनोनिमिटी को इंश्योर करने के लिए डीएनए की डोनर्स की मोर ब्लड सैंपल्स nearly 100 were collected from volunteers that were used and no names were attached to the samples। तो अलग-अलग सैंपल्स लिए थे 100 से ज़्यादा, तो उनके डीएनए को हमने स्टडी किया, डीएनए सीक्वेंस को स्टडी किया। तो हमने क्या स्टडी किया, हमने जेनेटिक म्यूटेशन को, उनके सैंपल्स को स्टडी किया और उनके नाम नहीं हमने डिस्क्लोज किए। तो अब बायोमेडिकल स्टडीज़ में, जीन थेरेपी में, जेनेटिक काउंसलिंग में इसका बड़ा ही ज़्यादा महत्व होने वाला था। तो जेनेटिक वेरिएशन क्या है, डिसीज, हम कैंसर को क्योर कर सकते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, है ना, जीन फंक्शन। तो हमने बेसिकली फिजिकल मैप बनाना था ह्यूमन जीन्स का। तो 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं जीनोम में, 3 बिलियन बेस पेयर्स आइडेंटिफाई किए। तो उनकी सीक्वेंसिंग जो की वो की, फिजिकल मैप बनाया। अब डिसीज काजिंग जीन्स का भी इन्होंने कहा, इंफॉर्मेशन पब्लिक के लिए इंफॉर्मेशन दी, डिसीज के लिए इंफॉर्मेशन दी, फंक्शंस के लिए जीन इंफॉर्मेशन दी। तो बड़ा सारा प्रोजेक्ट जो है तो इसने कहा कि कम से कम 20 से 25 हज़ार जीन्स होते हैं। कहाँ पे? ह्यूमन डीएनए में जीन्स आपको देखने को मिलेंगे। ह्यूमन क्रोमोसोम्स में आपको जीन्स देखने को 20 से 25 हज़ार आपको टोटल जीन्स मिलेंगे ह्यूमन में। आप किसी क्रोमोसोम में 300 जीन्स हैं, 400 जीन्स हैं, तो इनमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके एथिकल इश्यूज भी हैं, सोशल इश्यूज भी हैं, लीगल इश्यूज भी हैं। ओके, मैपिंग करी इन्होंने, सीक्वेंसिंग करी, फंक्शनल एस्पेक्ट्स को स्टडी किया। अब टेक्निक्स कौन कौन से यूज़ की इन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में? शॉटगन सीक्वेंसिंग टेक्निक, इसमें सीक्वेंसिंग टेक्निक्स हमने स्टडी की बेस पेयर्स की, है ना। तो डीएनए सीक्वेंसिंग हमने स्टडी की। ओके, तो जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन, थायामीन, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन, थायामीन, डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस है उसको स्टडी किया। संगर टेक्निक है, मैक्सम गिलबर्ट टेक्निक, एमजी टेक्निक, मैक्सम गिलबर्ट टेक्निक एंड संगर टेक्निक। मैक्सम गिलबर्ट टेक्निक, मैक्सम गिलबर्ट टेक्निक एंड सैंगर टेक्निक, ये 2 नाम आपने याद कर लेने हैं। तो हम फिश फ्लोरिसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, वेरिएबल नॉर्मल टैंडम रिपीट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। और लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, रेस्ट्रिक्शन, फ्रैगमेंट, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। डीएनए सीक्वेंस को, पॉलीमॉर्फिज्म को आइडेंटिफाई किया, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये अपने नाम याद कर लेने हैं। जीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हैं, द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है। आउटकम क्या हुआ? आउटकम बहुत ही बढ़िया शानदार का आउटकम रहा, है ना। तो जीन रिच रीजन्स स्टेन लाइटर, वाइल जो जीन रिच रीजन था लेकिन जीन पूर रीजन जो था वो डार्क हो गया। तो साइटोजेनेटिक एनालिसिस जब की
तो जीन हमने वो टेक्निक अपनी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अप्लाई की, इलेक्ट्रोफोरेसिस अप्लाई की, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हमने अप्लाई की, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हमने अप्लाई किया, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हमने टेक्निक अप्लाई की। ये डिफरेंट टेक्निक्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमरिज्म अप्लाई किया, संगर टेक्निक अप्लाई किया, मैक्सम गिलबर्ट अप्लाई किया, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म हमने अप्लाई किया। तो मेडिकल इश्यूज भी हैं, डाटा एंड स्टोरेज का इशू भी है, सोशल इश्यूज भी हैं इसमें, डिसीज को डायग्नोस किया, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को क्यूर करने में हेल्प की, है ना। तो डिसीज की क्यूर की इसने डिसीज को आइडेंटिफाई किया, काउंसलिंग में हेल्प की, है ना। जीन्स जो हमें पता चला कि 20 से 25,000 जीन्स होते हैं, हमें कैंसर की ट्रीटमेंट करने में इसमें हेल्प प्रोवाइड की, वैक्सीनेशन डेवलपमेंट में हेल्प की, है ना। ह्यूमंस का बायोलॉजिकल एवोल्यूशन स्टडी करने में हेल्प की। हमने जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्यूर किया, डिसीज को डायग्नोस किया, डिसीज जो जीन्स की वजह से होती है ना। अब एथिकल इश्यूज क्या है? तो एथिकल इश्यूज में आपने देखना है कि आप जस्ट जीन प्राइवेटली रनिंग में जीन इश्यूज को फिक्स करने के लिए, है ना। तो जीन एडिटेड बेस्ड बेबीज वाज सेंटेंस टू 3 years इन प्रिजन। उसने जीन की एडिटिंग करके बेबीज प्रोड्यूस कर दी। तो जिनाकुई एक साइंटिस्ट थे, शेंजन बेस्ड साइंटिस्ट थे, है ना। तो 2 गर्ल्स मॉडिफाइड डीएनए के साथ उसने HIV रेसिस्टेंट से उसने प्रोड्यूस कर दी। उसने कहा कि जीन एडिटिंग टेक्निक्स करके उसने जो क्रिस्पर, सो मेडिकल बहुत सारे ऐसे जीन एडिटिंग बेबीज प्रोड्यूस की, चाइल्ड प्रोड्यूस किए। तो उसने ये क्लेम किया कि मैंने भाई HIV रेसिस्टेंट है, मैंने बेबीज प्रोड्यूस कर दी डीएनए को मॉडिफाई करके। आप डाटा को स्टोर करना, उसको प्रोटेक्ट करके रखना, वो भी बड़ा ज़रूरी है ना। डाटा प्राइवेसी बिल जो है वो सेफ गार्ड करेगा। कुछ जब प्राइवेसी का क्वेश्चन आएगा तो और इश्यूज डेवलप हो जाएंगे, सोशल इश्यूज भी हैं, है ना। तो स्टीरियोटाइप्स जो है वो देखने को मिलेगा, ये रीजन में ये बीमारी तो है ही है, वो तो सिकल सेल एनीमिया से ग्रस्त है। तो ये चीज़ें जो है वो स्टीरियोटाइप्स जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। तो ये सोशल इश्यूज भी हैं, एथिकल इश्यूज भी हैं, डाटा स्टोरेज इश्यूज भी हैं। तो बाकी इसने हर काम भी बड़ा अच्छा किया है। ओके, तो गाइस इस वीडियो में हम जहाँ तक ही रखेंगे। गाइस हमने पढ़ा जीन, हमने जो टॉपिक से डिस्कस किए, जीन सीक्वेंसिंग पढ़ी, जेनेटिक काउंसलिंग पढ़ी, है ना। हमने जेनेटिक सीक्वेंसिंग पढ़ी, हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हमने डिस्कस किया, है ना। हमने स्क्रीनिंग पढ़ी, हमने जेनेटिक स्क्रीनिंग पढ़ी, हमने डिफरेंट जो जेनेटिक इम्प्रिंट्स प्रिंटिंग का हमने डिटेल में पढ़ा, क्या होता है, डिसीजेस कौन सी होती हैं, चाहे वो प्रेगर-विली सिंड्रोम हो, चाहे वो एंजलमैन सिंड्रोम हो, चाहे वो दूसरा हमने पढ़ा विडमैन, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग इस नेम, क्या नाम था उसका, हाँ, बैक विद विडमैन रसेल हो, बैक विद विडमैन सिंड्रोम हो, या फिर रसेल सिल्वर सिंड्रोम हो, रसेल सिल्वर सिंड्रोम एंड बैक विद वाइडमैन सिंड्रोम। तो इन चीज़ों की हमने डिसीजेस पढ़ी है। यूनिपेरेंटल डायसोमी, एंजलमैन सिंड्रोम हमने पढ़ा, तो जेनेटिक स्क्रीनिंग हमने पढ़ी, जेनेटिक थेरेपी हमने पढ़ी, ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग हमने पढ़ी, ठीक है। तो जेनेटिक ओके गाइस, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें गाइस। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।